Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 6 of chapter number 19, excretory products and their elimination. Up to the previous session हमारा डिस्कशन हुआ था how to concentrate the filtrate कि बॉमन्स कैप्सूल के नेक में जो 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर वाला फिल्ट्रेट मिला था उसको जब कलेक्टिंग डक्ट से रिमूव किया जाता है तो 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर कैसे बनाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस. किडनी के जितने भी फंक्शंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनका रेगुलेशंस कौन करता है. सो फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म जिसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा जैसे कि हाइपोथैलेमस है. नंबर 2 जुक्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जिसको कभी कभार GGA के नाम से जाना जाता है. नंबर 3 हार्ट एंड नंबर 4 वी कैन से दैट पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम लोग पार्स नर्वोसा या तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है. ओके, जनरली किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए देयर आर द इंपॉर्टेंट 2 हार्मोनल फीडबैक कंट्रोल्स ऑफ द किडनी फंक्शंस. रेगुलेशंस आर नॉन. अब जनरली कोई भी वर्टिब्रेट की किडनी ले लो, दे हैव अ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म इन इट्स फंक्शनिंग. कैसे फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है? तो पहली पॉसिबिलिटी में चलो आपको बता रहा हूं कि व्हेन वाटर इज एबेंडेंट इन दी बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज के अंदर जब वाटर ज्यादा हो तो किडनी एक्सक्रीट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एंड लाइट कलर्ड यूरिन. तो ऐसी कंडीशन जब जनरली ज्यादातर कब आती है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर एंड मॉनसून. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा वाटर का क्वांटिटी बॉडी के अंदर ज़्यादा है. उसके पीछे का रीज़न तो उस टाइम पे स्वेट जनरली रिलीज नहीं होता है. तो ऐसी कंडीशन में यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट एंड एकदम लाइट कलर्ड का होता है. ओपोजिट कंडीशन अगर आप ले लो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर, तो समर की अगर बात करो तो समर के टाइम पे बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से क्या होगा? यूरिन कैसा रिमूव होगा? तो ये एकदम कंसंट्रेट होता है एंड डार्क कलर्ड का होता है. तो ये हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड है कि वाटर की जितनी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से यूरिन का कलर, उस हिसाब से यूरिन का कंसंट्रेशन बॉडी से रिलीज होगा. ओके, नाउ बॉडी के अंदर सॉल्ट या तो वाटर के लेवल को रिस्पॉन्स देने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जिसका नाम है ऑस्मोरिसेप्टर्स. तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स बॉडी के अंदर होते हैं आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन. चलो समझ लो बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम, बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कंसंट्रेशन चेंज होगा, इमीडिएटली ये ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव होंगे. ओके, so an excessive loss of fluid from the body can activate this receptor. समझ लो बॉडी से बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है फ्लूइड का, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद रिसेप्टर्स स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH या तो उसका नाम है वासोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से ये ADH या तो वासोप्रेसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होगा. कब? जब बॉडी से फ्लूइड लॉस होने लगता है और वो सिक्रीशन करवाने की परमिशन कौन देता है? हाइपोथैलेमस. अब ADH का काम आपको पता है, फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स. तो किडनी के जो लेटर पार्ट्स होते हैं जैसे कि DCT है, कलेक्टिंग डक्ट है, उनमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, देयरबाय प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस. तो डायूरेसिस का मतलब क्या था? लॉस ऑफ extra amount of water in the form of urine. इसीलिए तो ये हार्मोन का नाम है ADH. चलो ADH का एक फंक्शन आपको पता चल गया. ओके, अब चलो ये तो ADH कब सिक्रीट होगा वो पर आफ्टर समटाइम्स एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम. बॉडी की फ्लूइड का वॉल्यूम चलो जितना चाहिए था उतना हो गया, कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्ट. दैट्स वाई हाइपोथैलेमस भी स्टिमुलेट होना बंद हो जाएगा एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक. जरूरत है तो ADH रिलीज होगा
अगर ज़रूरत नहीं है तो ADH रिलीज होना बंद हो जाता है। और ADH की डेफिशिएंसी से रिलेटेड एक डिजीज़ का नाम आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, डायबिटीज इंसिपिडस। चैप्टर नंबर 22 के अंदर ये पॉइंट का डिस्कशन हुआ था। ओके, दूसरे फंक्शंस, ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय इट्स कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। कंस्ट्रिक्टर का मतलब है वो डायमीटर जो ब्लड वेसल्स का है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब आपको पता है कि डायमीटर आप डिक्रीज करोगे तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे ही ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपको पता है एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एज वेल एज GFR। नॉर्मल GFR आपको मैंने बताया था 125 ml पर मिनट, पर इससे अगर GFR कम हो जाता है तो हमें ब्लड का प्रेशर बाय एनी हाउ बढ़ाना है, ताकि ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और उसके थ्रू GFR भी इंक्रीज होगा। पर ब्लड का प्रेशर बढ़ाने के लिए ब्लड की वेसल्स का डायमीटर कम करना है, तो वो डायमीटर कम कौन करता है, ADH, ताकि अल्टीमेटली GFR जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, ये पहला आपको फंक्शंस बता दिया हाइपोथैलेमस का, जिसके अंदर ADH का रोल था। सेकंड है JGA, जुक्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। आपको मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था कि ये जनरली सेल्स का मॉडिफिकेशन होकर के बनने वाला एक रीजन है, जिसके अंदर एफेरेंट आर्टेरियोल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दोनों के कांटेक्ट के पास सेल्यूलर मॉडिफिकेशंस के थ्रू बनने वाला एक रीजन। तो जब भी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या तो GFR, ये तीनों में से अगर कोई भी चीज कम होती है तो इमीडिएटली जुक्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करता है, जुक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, ताकि ये सेल्स में से एक प्रोटीज एंजाइम रिलीज होगा, जो एंजाइम का नाम है रेनिन। ओके, रेनिन का काम क्या है, तो ब्लड के अंदर पहले से ही एक एंजियोटेंसिनोजन नाम का कंपोनेंट होता है। ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव है, क्योंकि आपको पता है पीछे जन लगा हुआ, एंजियोटेंसिनोजन। तो ये रेनिन क्या करेगा, उसका एक्टिवेशन करता है एंजियोटेंसिन 1 एंड वहां से एंजियोटेंसिन 2। तो अब फाइनल प्रोडक्ट हमारा कौन है, एंजियोटेंसिन 2। एंड ये एंजियोटेंसिन 2 बीइंग पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर which decrease the diameter of blood vessel के डायमीटर को डिक्रीज करेगा। तो अब आपको पता है ब्लड वेसल का डायमीटर डिक्रीज होगा, ब्लड का फ्लो, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। सो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज एंड फाइनली क्या इंक्रीज हो जाएगा, GFR। Even angiotensin 2 also activates adrenal cortex to release a aldosterone. Aldosterone एक मिनरलोकोर्टिकोइड्स है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स का एक एग्जाम्पल है। और जब भी मिनरलोकोर्टिकोइड्स की बात आती है तो बेस्ट एग्जाम्पल आता है aldosterone। तो angiotensin 2 also activate the adrenal cortex to release aldosterone, mineralocorticoids। तो ये aldosterone भी क्या करेगा, reabsorption of Na+ and water from distal part of the tubules। DCT या तो कलेक्टिंग डक्ट जैसी ट्यूब से वाटर और Na+ का मैक्सिमम reabsorption करेगा। This also leads to increase in blood pressure and thereby GFR। तो अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर और GFR भी इंक्रीज होगा। तो ये पूरे मैकेनिज्म को, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को जनरली कंसिडर किया जाता है एज अ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। या तो आप उसे बोल सकते हो रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कभी कभार RAAS के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका कभी कभार फुल फॉर्म पूछा जाता है कि भाई RAAS मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, ये तो GFR को बढ़ाने के लिए मैंने बात की, पर अब इतना ज़्यादा भी हमें वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं चाहिए। जब भी ये ब्लड का प्रेशर बढ़ के ये ब्लड फ्लो हार्ट के एट्रिया में जाता है तो हार्ट को सेंस हो जाता है कि ब्लड का प्रेशर तो थोड़ा सा लिमिट से ज़्यादा है। तो उस टाइम पे
हार्ट के जो यूपर के चैम्बर है एट्रिया, उसकी वॉल में से एक पेप्टाइड नेचर वाला हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में ANF के नाम से जाना जाता है। तो अब ये ANF एट्रिया की वॉल से सिक्रीट होगा और वो काम करता है वासोडाइलेशन का। तो वासोडाइलेशन मतलब है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और वी कैन से दैट इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है उसके अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सो देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो ANF mechanism therefore act as a check control on the renin angiotensin mechanism। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स का डायमीटर उसमें कम होता था, और ANF उससे पूरा उल्टा काम करेगा, वो ब्लड का प्रेशर कम करता है क्योंकि ब्लड वेसल के डायमीटर को वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए ANF वासोडाइलेटर है और एंजियोटेंसिन वासो कंस्ट्रिक्टर का काम करेगा। सो ये था किडनी के फंक्शंस का रेगुलेशंस। नेक्स्ट प्रोसेस है मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन का एक सिंपल मतलब है रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी से यूरिन का रिलीज बॉडी से बाहर किस तरह से होता है। अब आपको पता है यूरिन इज फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन, is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। तो आपको पता है कि जो भी यूरिन नेफ्रॉन के थ्रू बना हुआ यूरिन, वो यूरिन कहां पे आता था, तो आपको पता है रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस से वो यूरिन जाता था यूरेटर, यूरेटर से वो यूरिन जाता था यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो यूरिन स्टोर होता था। तो ये यूरिन कब तक बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होगा, जब तक CNS से वॉलेंट्री सिग्नल्स उसको रिमूव करने के लिए नहीं मिलते हैं तब तक। अब बात चल रही थी ये यूरेटर की, तो यूरेटर की जो वॉल है उसके अंदर पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट चलता रहता है। पेरिस्टॉल्टिक का मूवमेंट कैसा होगा, तो पेरिस्टॉल्टिक का मतलब है ऊपर से उसका कॉन्ट्रैक्शंस होगा, नीचे से रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन, ताकि यूरिन जो है वो जितना भी बनता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इमीडिएटली क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। ओके चलो, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पूरा यूरिन से भर चुका, तो ऐसा कुछ यूरिनरी ब्लैडर यूरिन पूरा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भर गया। तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में ऐसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही यूरिन पूरा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भर जाएगा, वो आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा ताकि रिसेप्टर स्ट्रेच को रिस्पॉन्स करे। सो सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विद द यूरिन। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर पूरा यूरिन से भर जाएगा, उसका स्ट्रेचिंग होने लगेगा। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करेंगे, जो ब्लैडर की वॉल के ऊपर होते हैं, सेंड सिग्नल टू द CNS। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स किसको सिग्नल भेजेंगे, CNS को। अब CNS को पता चलेगा कि भाई यूरिनरी ब्लैडर पूरा यूरिन से भर चुका है, तो CNS पासिस ऑन मोटर मैसेजेस। CNS यूरिनरी ब्लैडर को मैसेजेस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन्स टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। तो ब्लैडर की वॉल के जो स्मूथ मसल्स होंगे, चलो यहां पे मैं दिखा देता हूं कि भाई ये स्मूथ मसल है, तो स्मूथ मसल को मैसेज मिलेगा कि आपको अब कॉन्ट्रैक्शंस होना है। और ये पार्ट है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के पास स्पिंक्टर मसल्स होते हैं। तो
तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और यूरेथ्रा के स्पींस्टर मसल्स रिलैक्स होंगे एंड फोर्स के थ्रू जितना भी यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होगा. सो स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शंस का एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पींस्टर मसल कोजिंग रिलीज ऑफ यूरिन. सो फाइनली बॉडी में से यूरिन क्या हो जाएगा, रिलीज होगा. सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज अ मेक्टुरेशन एंड न्यूरल मैकेनिज्म जो उसको कोज करने के रिस्पॉन्सिबल इट इज कॉल्ड एज अ मेक्टुरेशन रिफ्लेक्सेस. तो यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस का नाम है मेक्टुरेशन एंड उसके लिए जो न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उसे बोला जाता है मेक्टुरेशन रिफ्लेक्सेस. ऑन एन एवरेज कोई भी एडल्ट ह्यूमन जो है 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे बॉडी से एक्सक्रीट करता है. तो यूरिन को डिफाइन करना हो सो यूरिन फॉर्म इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक. 6 pH का स्लाइटली एसिडिक होगा विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, थोड़ा सा स्मेल के साथ. और ये यूरिन के अंदर ह्यूमन बॉडी यूरिया रिमूव करता है. सो ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे. अब जब भी बॉडी के अंदर किसी कंडीशंस को चेकआउट करना हो तो यूरिन को एज अ सैंपल लिया जाता है. अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस बॉडी का करना हो तो एज अ सैंपल ब्लड और दूसरा यूरिन लिया जाता है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन. यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करता है अलग अलग टाइप की कंडीशंस. जैसे कि चलो बॉडी के अंदर कोई चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है तो यूरिन का कलर, उसका पीएच, उसकी जो क्वांटिटी है वो सब चेंज होंगे. सो यूरिन का परफेक्ट एनालिसिस अगर कोई स्पेशल कंडीशन के टाइम पे किया जाए दैट हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मालफंक्शनिंग ऑफ द किडनी. मालफंक्शनिंग का मतलब है इम्प्रॉपर वर्किंग. सो यूरिन का एनालिसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का करना हो तो उसके अंदर एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और दूसरा अगर किडनी इम्प्रॉपर वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे भी यूरिन का एनालिसिस बहुत ही काम में आता है. जैसे कि चलो एक कंडीशन दिया है कि नॉर्मल पर्सन के यूरिन के अंदर कभी भी ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, बट अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्लाइकोसूरिया. और अगर कीटोन बॉडीज है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कीटोनूरिया. तो कीटोनूरिया या तो ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज या तो कीटोन अगर कोई पर्सन की यूरिन में दिखेगा तो वो क्या इंडिकेट करता है कि पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस नाम का डिजीज हुआ है. इन शॉर्ट इंसुलिन की डेफिशिएंसीज है और ग्लूकागोन अपना काम परफेक्टली कर रहा है तो ये कंडीशन होगी हाइपर ग्लाइसेमिया. तो हाइपर ग्लाइसेमिया का मतलब है कंसंट्रेशन ग्लूकोज का ब्लड के अंदर ज़्यादा है, इसलिए वो ग्लूकोज में भी यूरिन में भी दिख रहा है और यूरिन के अंदर हार्मफुल कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा है. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द रेगुलेशंस ऑफ किडनी फंक्शंस एज वेल एज मेक्टुरेशन. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.